दोस्तों ये कहानी है एक सेठ जी की। एक सेठ जी अपने जीवन में बहुत रुपया पैसा कमाए थे, बहुत शानो शौकत कमाए थे, आलीशान आलीशान घर बनवाए थे, घर बंगला गाड़ी कुछ भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, जब उनकी सांसें निकलने वाली थी, तो दोस्तों ना तो उनका बेटा उनका साथ देने वाला था, ना ही उनके घर परिवार के लोग, ना ही उनके दोस्त मित्र रिश्तेदार के लोग। दोस्तों कोई भी साथ देने वाला नहीं था, सब लोग साथ छोड़ चुके थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस दिन सेठ जी अस्पताल में भर्ती थे, दोस्तों उस दिन उनको एक ऐसा सदमा लग गया था ना कि दोस्तों डॉक्टर साहब बोले थे ना कि सेठ जी 2 दिन बाद मर जाएंगे, 1-2 दिन से ज़्यादा वो जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों उनको उसी समय इतना बड़ा झटका लगता है कि वो कोमा में चले जाते हैं, और जब कोमा से बाहर निकलते हैं तो दोस्तों सब कुछ बदल चुका था। आप लोग जब पूरी कहानी सुनेंगे ना तो आपके भी दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ की है, और छत्तीसगढ़ के एक सेठ जी अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें ले रहे थे। तभी दोस्तों डॉक्टर साहब उनके परिवार से कहते हैं कि सेठ जी के पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं तो जाकर मिल लीजिए, जाकर बात कर लीजिए। अब दोस्तों सेठ जी आईसीयू में भर्ती थे, तो आईसीयू में एक साथ सभी लोग तो जा नहीं सकते हैं, तो एक एक करके सभी लोग सेठ जी से मिलने के लिए जाने लगते हैं। दोस्तों सेठ जी के 2 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा जीवित था और एक बेटा 3 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में गुजर चुका था, और दोस्तों दोनों की शादी हो चुकी थी। दोस्तों सबसे पहले आईसीयू में सेठ जी का लड़का उनसे मिलने के लिए जाता है, तो सेठ जी उसको बहुत कुछ जीवन के बारे में सिखाते हैं और बहुत कुछ समझाते हैं। उससे कहते हैं कि बेटा कभी भी जीवन में अपने परिवार से अलग मत होना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा स्वभाव अलग है, लेकिन उसके साथ साथ अपने परिवार को लेकर चलना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरा घर, मेरा सब कुछ तुम संभालो, क्योंकि मेरी सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर आ गई है। तब दोस्तों उनका बेटा कहता है कि ठीक है पिताजी, आप जैसा चाहते हैं मैं ठीक वैसा ही करूँगा। अब दोस्तों वहाँ पर उनका लड़का थोड़ा बहुत बात करता है, उसके बाद सेठ जी का बेटा वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो थोड़ी देर बाद सेठ जी की जो पत्नी थी वो अंदर जाती हैं। दोस्तों उनका नाम शारदा देवी होता है। दोस्तों शारदा देवी अपने पति से आईसीयू रूम के अंदर मिलने के लिए जाती हैं। तो शारदा देवी जैसे ही सेठ जी के पास पहुँचती हैं ना, तो सेठ जी अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि शारदा अब तो मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन जिंदगी में मैं ये तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। तुम मेरे लिए बहुत कुछ की हो। अब दोस्तों इस तरीके की बात सुनकर ना शारदा देवी जो थी वो सेठ जी के बगल में बैठी हुई थी, और सेठ जी उस पर लेटे हुए थे, तो उनके सीने पर अपना सर रखकर फुट फुट कर रोने लगती हैं। अब दोस्तों ये सब देखकर सेठ जी की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों सेठ जी अपनी पत्नी को बहुत कुछ समझाते हैं, दुनियादारी के बारे में बताते हैं, और सेठ जी शारदा देवी से ये भी कहते हैं कि देखो मुझे अपने बेटे पर भरोसा नहीं है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा तुम लोग के साथ नहीं रहेगा, वो अपने बीवी बच्चों में उलझा हुआ है, इसलिए मेरे नाम की जो भी ज़मीन है, जायदाद है, ये सब कुछ मैं तुम्हारे नाम पर कर दिया हूँ, और तुम मेरी विधवा बहू को, जो बहू है उसको अपने साथ लेकर रखना, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं बहू को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हारी बहुत सेवा करेगी और ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ देगी। दोस्तों शारदा देवी रोते हुए कहती हैं कि आप ऐसी बातें मुझसे मत करिए, आप अगर नहीं रहेंगे तो मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगी, मुझे भी आप अपने साथ लेकर चलिए। तब दोस्तों सेठ जी कहते हैं कि देखो शारदा, ये तो भगवान का बनाया हुआ नियम है कि जो धरती पर आया है उसको एक न एक दिन तो जाना ही है, पहले मैं जाऊँ या पहले तुम जाओ ये हम दोनों को पता नहीं होता है। हमारे घर परिवार को तुम्हारी ज़रूरत है, और इसीलिए मैं सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। अब तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना, कोई भी कमी मत आने देना। अब दोस्तों इस तरीके से शारदा देवी अपने पति से बहुत सारी बातें करती हैं, और फिर आईसीयू से बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी दोस्तों सेठ जी की बहू आईसीयू में ससुर जी से मिलने के लिए जाती हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सेठ जी की बहू थी ना वो विधवा थी, और 3 साल पहले ही उसके पति का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था। दोस्तों सेठ जी अब अपनी विधवा बहू को ना अपनी आंखों के सामने जब देखते हैं तो उनका कलेजा फट जाता है, क्योंकि दोस्तों सेठ जी की कोई लड़की नहीं थी, और सेठ जी अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानते थे, क्योंकि दोस्तों उसका पति भी मर चुका था। तो सेठ जी इसीलिए सोचते हैं कि चलो जाने दो, इसका एक सहारा था जीवन का, वो भी चला गया है, अब मैं ही इसके देखभाल करूंगा, इसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा। तो उसको अपनी बेटी की तरह मानते थे, उसको प्यार करते थे, और दोस्तों उसके सभी ज़रूरतों को पूरा भी करते थे। दोस्तों जब उसके पति की मृत्यु हो गई थी ना, तो सेठ जी को एकदम से सदमा लग गया था। सेठ जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। दोस्तों सेठ जी जब अस्पताल के अंदर अपनी बहू को देखते हैं तो उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं,
सेठ जी अपनी विधवा बहू से कहते हैं कि बेटी तुम्हारी तो सारी ज़िंदगी पड़ी है, मेरे जाने के बाद तुम भी अपनी ज़िंदगी बसा लेना। जब तक मैं था तब तक तुम्हारा सेवा किया हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। बेटा तुम मुझे माफ़ कर देना, मैं बीच रास्ते में ऐसे ही तुम लोग को छोड़कर जा रहा हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद ना जो सेठ जी की बहू थी वो उनके सामने फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि पापा जी अब आप ऐसे मत बोलिए, जितना आप मेरे लिए किए हैं ना उतना मेरे पापा भी मेरे लिए नहीं किए हैं। आप मेरे लिए इतना ज़्यादा किए हैं कि किसी भगवान से आप मेरे लिए कम नहीं हैं। तब दोस्तों सेठ जी कहते हैं कि बहू तुम अपने सास के बारे में मत सोचना, उनका तो एक बेटा है, वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी लेंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हारा कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लेना। तब दोस्तों उनकी विधवा बहू कहती है कि पिताजी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाएगा ना, लेकिन मैं आप लोग को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति मुझसे वादा किए थे कि मेरे माता पिता का ज़िंदगी भर ख्याल रखना और कभी भी उनको अकेला छोड़कर मत जाना। मेरे पति तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका जो वचन है ना वो मैं ज़रूर निभाऊंगी, उसको कभी भी ऐसे नहीं जाने दूंगी। अब दोस्तों इस तरीके से ससुर जी और बहू में बातचीत होती है, तो थोड़ी देर बाद बहू जो होती है ना वो भी आईसीयू से बाहर निकल कर चली जाती है। दोस्तों उनके घर में एक नौकर था और वो सेठ जी से मिलने के लिए आईसीयू के अंदर जब जाता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नौकर था ना वो 12 साल की उम्र से सेठ जी के घर पर रहता था, वहीं पर काम काज करता था, खाना पीना खाता था और वहीं पर बचपन से ही रह गया था। और सेठ जी उसको नौकर नहीं मानते थे बल्कि उसको अपनी बेटे की तरह मानते थे। और दोस्तों जो नौकर है ना वो सेठ जी के परिवार वालों से इतना ज़्यादा घुल मिल गया था कि उसको भी उनके परिवार से लगाव हो गया था। दोस्तों उस नौकर का नाम रमेश होता है। दोस्तों रमेश जब सेठ जी से मिलने के लिए अंदर जाता है ना तब सेठ जी रमेश से कहते हैं कि रमेश बेटा पता नहीं मेरे जाने के बाद तुमको कोई तनख्वाह देगा कि नहीं देगा, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जाने के बाद ये लोग तुमको नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कोई गलती किया होगा, अगर मैं तुम्हारे साथ कोई भी कुछ किया होगा तो भूल चूल सब माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया, तुम बचपन से ही हमारा ख्याल रखे हो, देखभाल किए हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अब दोस्तों रमेश कहता है कि सेठ जी आप ऐसी बातें मत करिए, मैं तो बचपन से ही आपके घर पर रहा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ ना, आप मेरे लिए वो किए हैं जो शायद मेरे घर वाले भी नहीं कर पाते। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। तब दोस्तों सेठ जी कहते हैं कि रमेश तुम मेरे से एक वादा कर सकते हो। तब दोस्तों नौकर उनका रमेश कहता है कि हाँ सेठ जी बताइए क्या बात है। तब दोस्तों सेठ जी कहते हैं कि देखो रमेश मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी और मेरी जो बहू है वो अकेले पड़ जाएगी, उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा। मेरा बेटा है लेकिन मुझे पता है कि वो अपनी बीवी के साथ रहेगा, इन लोग का ख्याल कभी भी नहीं रखेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे बीवी का और मेरे बहू का ख्याल रखना और जब तक उन लोग कहेंगे तब तक उन लोग को छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम उन लोग के साथ कभी भी गलत नहीं होने दोगे। अगर तुम उन लोग के साथ रहोगे तो उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और वो भी धीरे धीरे अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद तुमको जहाँ जाना होगा चले जाना। अब दोस्तों जो नौकर था ना वो बहुत प्यार करता था अपने सेठ जी से, तो उनसे वादा कर लेता और कहता है कि सेठ जी जब तक मालकिन जिंदा रहेंगे तब तक मैं आपको घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपके घर को संभालूंगा, सब कुछ देखभाल करूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे आराम करिए, आपको आराम करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों सेठ जी के शरीर में ना बहुत सारे मशीन लगे हुए थे, तभी उन मशीनों में से आवाज़ आने लगती है, तो 4-5 डॉक्टर लोग दौड़ कर आते हैं, सेठ जी का चेकअप करते हैं। तो दोस्तों 1 घंटे बाद पता चलता है ना कि जो सेठ जी थे वो सभी लोगों से लगातार बातचीत किए थे ना, तो उनको सदमा लग गया था और सदमा लगने की वजह से वो क्या होता है ना कि अचानक उनकी आंख बंद हो जाती है और वो कोमा में चले जाते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि पहले इनके परिवार वालों को लग रहा था कि सेठ जी 1-2 दिन के मेहमान हैं वो मर जाएंगे, लेकिन 1-2 दिन होने से पहले ही वो कोमा में चले जाते हैं। तो डॉक्टर लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कोमा में जाने के बाद इंसान कब कोमा से बाहर निकलेगा और कितने साल तक जीवित रहेगा ये तो ना डॉक्टर को पता होता है और ना ही घर वालों को पता होता है और ना ही जिसके साथ ये हादसा होता है उसको पता होता है। इसलिए दोस्तों अब पूरे फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब दोस्तों डॉक्टर लोग 3-4 दिन तक वहाँ पर इलाज करते हैं, लेकिन उनका जो बेटा उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आया था वो मिलकर उसी दिन अपने बीवी बच्चों के पास चला गया था, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे थे तो वो अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ता था, तो हमेशा वहाँ पर चला जाता था। अब दोस्तों हॉस्पिटल में सेठ जी का नौकर, उनकी विधवा बहू और उनकी पत्नी, ये 3 लोग सेठ जी का देख रेख करते थे, दवाई लाना, ये करना, वो करना, ये चेकअप कराना, जो भी सारी चीज़ें थी ये 3 लोग मिलकर देखते थे।
अब दोस्तों इस तरीके से पूरे 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन गुजर जाता है, लेकिन सेठ जी की हालत में कोई भी सुधार नहीं होता है। और डॉक्टर लोग कहते हैं कि जब तक सेठ जी जीवित हैं तब तक उनका दवाई बीरो करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोमा में चले गए हैं। और ऐसा हो सकता है कि जब तक दवाई चलती रहेगी तो कोमा से बाहर निकलेंगे तो वो पहले जैसा स्वस्थ हो जाएंगे और अच्छे से चलने लगेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों सेठ जी की पत्नी सोचती है कि हमारे पति फिर से ठीक हो जाएंगे, तो वो किसी भी मौका को छोड़ना नहीं चाहती थी, हर तरीके से इलाज करवाना चाहती थी। इसलिए दोस्तों सेठ जी की पत्नी क्या करती हैं कि सेठ जी को जब कोमा में चले गए थे तो उनको घर पर नहीं लाती हैं और हॉस्पिटल में महीनों महीनों तक उनका इलाज चलता है। और सेठ जी की पत्नी अपने गहने बेचकर, अपने घर का कुछ सामान बेचकर हॉस्पिटल का पैसा जमा करती थी। उन लोग के पास उस समय उतना पैसा नहीं होता था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन लोग की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी हुआ था कि जब हॉस्पिटल का पैसा जमा करने के लिए पैसा नहीं होता था तो सेठ जी की विधवा बहू अपने गहने बेचकर सेठ जी के इलाज का पैसा जमा करती थी, तो उनका इलाज होता था। लेकिन दोस्तों इतना सब करने के बाद ना पूरे 2 साल तक सेठ जी अस्पताल में जीवित रहते हैं, उनका इलाज चलता है, लेकिन फिर भी वो कोमा से बाहर नहीं आते हैं। अब दोस्तों इन 2 साल के अंदर शारदा देवी अपने बच्चे से कई बार बोली थी कि बेटा 2-4 महीने का खर्च तुम भी संभाल दो, हम लोग के पास पैसा नहीं है, ख़त्म हो गया है। लेकिन उनका बेटा कहता था कि माँ, पिताजी तो मर चुके हैं और मुर्दा चीज़ पर तुम पैसा खर्च कर रही हो, इनको जिंदा करने की कोशिश कर रही हो, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, वो डॉक्टर लोग तुमको चूतिया बना रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। इस तरीके की बात उनका लड़का शारदा देवी से करने लगता है। तो दोस्तों शारदा देवी क्या करती हैं कि मजबूरी में अपना जो पुराना वाला घर था, जिस मकान में सेठ जी और शारदा देवी ये पूरा लोग रहते थे, उस घर को वो बेच देती हैं और बेचकर इलाज करवाती हैं। तो 2 साल तक उसी पैसे से इलाज चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं होती है। अब दोस्तों मजबूरी में शारदा देवी क्या करती हैं ना कि सेठ जी को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाती हैं और डिस्चार्ज करा के अपने घर पर लेकर चली आती हैं। घर पर उनका देखरेख करनी है। तो 5 दिन तक सेठ जी जीवित रहते हैं, लेकिन 5 दिन से अंदर ही रात को उनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों सेठ जी की जब मृत्यु होती है तो घर में बहुत ज़्यादा मातम का माहौल छा जाता है। उनका जो लड़का था वो घर पर आता है, सेठ जी का क्रियाक्रम करवाता है, करवाने के बाद वो फिर से अपने बीवी और बच्चों के पास चला जाता है। अब दोस्तों इधर क्या होता है कि जो शारदा देवी थी, जो उनकी विधवा बहू थी और जो उनका नौकर था, ये सभी लोग एक साथ ही पहले रहा करते थे। तो एक घर जो होता है पुश्तैनी ज़मीन, जो पुराना घर था, उसको तो शारदा देवी बेच चुकी थी। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि सेठ जी 3 ठो घर बनवाए थे। एक तो बहुत पुराना घर बना था और एक ठो घर अपने बड़े बेटे के लिए बनवाए थे और एक ठो घर अपने छोटे बेटे के लिए बनवाए थे, जिनमें उनकी विधवा बहू रहती थी। अब दोस्तों जब वो घर बिक जाता है ना तो शारदा देवी अपनी विधवा बहू के साथ उसी के घर में जाके रहने लगती हैं। लेकिन धीरे धीरे वहाँ के भी लोग जान जाते हैं कि हाँ ये लोग कहाँ के हैं, क्या नहीं है। और दोस्तों क्या होता है ना कि वो भी जहाँ घर बना था ना उसके आसपास उसके रिश्तेदार के लोग रहते थे, आसपास पड़ोसी रहते थे और बहुत पुराना मकान बना था, तो सबसे जान पहचान हो गई थी, एक गाँव का माहौल वहाँ पर क्रिएट हो गया था। अब दोस्तों ये नौकर, शारदा देवी, उनकी बहू ऐसे रहने लगते हैं, कामकाज करने लगते हैं। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता था जब इन लोग के पास अनाज नहीं होता था खाने के लिए, खाना खाने के लिए ना तो पैसा होता था ना तो घर में कुछ अनाज होता था, तो दोस्तों जो इनका नौकर था वो घर से बाहर जाता था, मजदूरी करता था, मेहनत करता था, कुछ पैसा कमाता था, तो उस पैसे से अनाज खरीद कर लेकर घर पर आता था। तो मालकिन को अपने और उनकी विधवा बहू को इस तरीके से परिवार को चलाता था और खिलाता था। लेकिन तभी दोस्तों कुछ साल बाद जहाँ पर ये लोग रहते थे वहाँ पर उल्टी सीधी बातें होने लगती हैं, उल्टी सीधी खबर फैल जाती है कि ये दोनों लोग, शारदा देवी जो हैं और उनकी बहू है, ये नौकर के साथ उल्टा सीधा काम करती हैं, गलत व्यवहार, गलत चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। उस तरीके की बात पूरे आसपास मोहल्ले में फैल जाती है। तो धीरे धीरे करके ना ये बात उसके बड़े बेटे के पास भी पहुंच जाती है, शारदा देवी के। तो उनका बड़ा बेटा बहुत माँ के ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि माँ तुम यहाँ रहना बंद करो, यहाँ पे मत रहो, भाभी का नेचर सही नहीं है, वो उनके तो पति मर चुके हैं और ये इस तरीके से काम करती हैं, हम लोग की बदनामी होगी, तुम यहाँ से चलो हमारे साथ, तुम इनको छोड़ दो यहीं पर। तब दोस्तों वो कहती है कि नहीं बेटा, मैं बहू को कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, और मैं बहू के साथ 24 घंटे रहती हूँ, मैं जानती हूँ कि उसकी कोई गलती नहीं है, और ये जो लोग बोल रहे हैं ये सारी गलत बातें हैं, तुम उस पर विश्वास मत करो। लेकिन दोस्तों जो उनका लड़का था ना वो जिद पकड़ लेता है, कहता है कि माँ देखो ये सारी जो भी ज़मीन उमीन है सब यहाँ से बेच के मेरे साथ चलो और वहाँ पर तुम मेरे साथ रहो। अब दोस्तों जब बेचने की बात आती है ना तो शारदा देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और शारदा देवी अपने बेटे से कहती है कि बेटा जब पैसे की ज़रूरत थी तो तुम्हारे पास पैसे थे नहीं, अब जब तुम्हारे पिताजी मर गए तो उनकी ज़मीन बेचकर तुम पैसा लेना चाहते हो, मैं इसमें से 1 रुपये भी तुमको नहीं दूंगी और तुम जहाँ रहते हो वहीं पर चले जाओ, अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ खुश रहो, हम यहाँ पर खुश हैं, हमारे बारे में कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है इससे तुमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हम लोग अपनी ज़िंदगी में ठीक हैं, तुम अपना देखो हम लोग अपना देखते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से करके शारदा देवी अपने बच्चे को वहाँ से धक्का मारकर भगा देती हैं और फिर अपनी विधवा बहू
के साथ रहने लगती हैं। लेकिन दोस्तों 3-4 साल वक्त जब गुजरता है सेठ जी को मरे हुए, तो दोस्तों उसके बाद शारदा देवी की भी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद अब ये विधवा बहू घर पर अकेली पड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों शारदा देवी ना अपने पति के मृत्यु को झेली थी और जिंदा रहते ही अपने बेटे का भी देख ली थी उसकी, वो अपने माँ के साथ क्या कर रहा है। तो उनको बहुत तकलीफ होता था और एक बेटा उनका मर गया था, तो उनके जीवन में बहुत तकलीफ था और वो भी डिप्रेशन में आ गई थी। इसी वजह से उनकी भी मौत हो गई थी। अब दोस्तों उनके मौत के बाद उनकी बहू और उनका नौकर 2 लोग घर में बच जाते हैं। ये 2 लोग अपने से एक साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच में लगाव हो जाता है। और जो नौकर था वो बचपन से उनके घर पर रह गया था और उसको नौकर की तरह ट्रीट कभी नहीं किया गया था, अच्छा खाता था शरीर से। तो दोस्तों उनकी विधवा बहू उस नौकर से शादी कर लेती हैं और शादी करने के बाद उसी अपने घर में नौकर को लेकर रहने लगती हैं। और दोस्तों 2022 के लास्ट वर्ष में उसका एक बच्चा भी इन दोनों से पैदा हुआ है और दोनों ये अभी भी एक साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।